हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो सीईटी की एग्ज़ाम है अभी उसके लिए मॉडल टेस्ट पेपर लेके आए हैं। कुछ मॉडल टेस्ट पेपर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको जाके ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर। इसमें हमने मोस्टली सारे सब्जेक्ट लिए हैं, सिर्फ मैथ को हमने नहीं लिया है। बाकी हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर और जो भी राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सब हमने लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चौथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम सभ्यता कहा जाता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, चौथी सभ्यता जो कि कालीबंगा की प्रथम सभ्यता जिसे कहते हैं, इसकी खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम फटाफट देखिए करते हैं, इसमें डायरेक्ट हम आंसर देखेंगे। अगला है, कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। तो देखिए ये आपके सामने क्लियर हो गया कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष द्वारा। कब? 1952 में। इससे संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है पूछा है। तो फर्स्ट है, कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल, कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। दो तरह की फसलों को एक साथ बोया जाता था, ये भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। भूकंप के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी कथन सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बैराट सभ्यता से संबंधित है। तो इसमें देखिए बैराट से संबंधित हमें ये स्टेटमेंट है, इनमें देखना है कौन सा सही है। यहाँ से 36 मुद्राएं मिली हैं, जिसमें 8 आहत मुद्रा और 28 मुद्राएं हिंदी यवन शासकों की। तो बिल्कुल सही है। बैराट सभ्यता से, जो कि जयपुर में स्थित है विराटनगर में, वहाँ से 8 आहत मुद्राएं और 28 हिंदी यवन की मुद्राएं, यानी टोटल 36 मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। यहाँ से शंख लिपि मिली है जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो ये भी एकदम सही है। यहाँ से गोल बुद्ध मंदिर, स्तूप और मठ मिले हैं। बिल्कुल, यहाँ से बौद्ध स्तूप और बौद्ध मंदिर प्राप्त हुए हैं बैराट से। तो देखिए ये तीनों ही सही हैं। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनत नैन्सी ख्यात में राजपूतों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया गया है? तो देखिए, मोहनत नैन्सी ख्यात में टोटल राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार के किस शासक ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था? तो देखिए, जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे कन्नौज, इन्होंने इंद्रयुध को हराकर, मतलब कन्नौज में इंद्रयुध के युद्ध में किसे हराया था? तो वत्सराज को हरा करके कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया था। तो इसका राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा युग असंगत है पूछा है। कौसाना का युद्ध 1494। तो देखिए पहला ही गलत हो जाएगा। कौसाना का युद्ध 1494 में नहीं, 1904 में हुआ था कौसाना का युद्ध। 18 ये अगर ये पूछे 1494 तो इसमें इतालवी का युद्ध होता है। इतालवी का युद्ध होता है 1494 में। फिर है हरमाड़ा का युद्ध, बिल्कुल 1557 में। दिवेर का युद्ध 1582 में और पिपाड़ा का युद्ध 1750 में। तो तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत उत्तर हो जाएगा। कौसाना का युद्ध 1904 में होता है। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा के काल में प्रसिद्ध जो ग्रंथ है तीर्थमाला की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रसिद्ध ग्रंथ तीर्थमाला की रचना की गई थी कवि मेहा के द्वारा। किसके काल में? महाराणा कुंभा के काल में। अगला क्वेश्चन है, राजपूताने का वह प्रथम शासक कौन था जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया था? तो देखिए ये कौन थे? ये थे राव चंद्र सेन, जिन्होंने की दुर्ग के जगह जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया था। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर सरकार द्वारा किस वर्ष मारवाड़ प्रजामंडल को अवैधानिक घोषित कर दिया गया था? तो जो जोधपुर के सरकार ने मारवाड़ प्रजामंडल को अवैधानिक घोषित किया था वो क्या था? 1937 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो देखिए, जो भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक थे वो कौन थे? शार्दुल सिंह ही थे।
अगला प्रश्न है, बागड़ क्षेत्र के आदिवासियों को सामाजिक व राजनीतिक रूप से संगठित करने एवं उनमें जन जागृति उत्पन्न करने वाले गुरु गोविंद गिरी पर किसके विचारों का प्रभाव था? तो देखिए, गोविंद गुरु के ऊपर जिनका प्रभाव सबसे ज्यादा था वो था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का प्रभाव इन पर बहुत अधिक था। ये इन्हीं की रणनीति, इन्हीं के विचारों से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं की सूची दी गई है, इसमें से संबंधित कार्यस्थल की सूची से सुमेलित नहीं है पूछा है। तो देखिए, सावित्री जी का स्थान है, कार्यस्थल है वह जोधपुर सही है। भगवती देवी जी का जो कार्यस्थल उदयपुर, तो ये भी सही है। भगवती देवी किससे जुड़ी हुई है? तो ये उदयपुर से जुड़ी हुई हैं। वहीं लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर कार्यस्थली बिल्कुल सही है। कुमारी कुसुम गुप्ता जयपुर, तो देखिए कुमारी कुसुम गुप्ता जयपुर नहीं, ये कोटा से इनकी कार्यस्थली कौन सी जगह है? कोटा। तो इसका राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुमारी कुसुम गुप्ता की कार्यस्थली कोटा है, ना कि जयपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, राजस्थान में जो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर? पर्वतसर नागौर में निम्बार्क संप्रदाय की पूछी है, सलेमाबाद में स्थित है। सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। अगला है, क्षेत्रफल के सर्वाधिक मंदिर राजस्थान के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, क्षेत्रफल के जो सबसे ज्यादा मंदिर प्राप्त हुए हैं वो डूंगरपुर जिले से प्राप्त हुए हैं, राजस्थान के डूंगरपुर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा है? करणी माता मंदिर जैसलमेर जिले के देसनो गांव में स्थित है। तो देखिए, करणी माता जैसलमेर में नहीं, बीकानेर में स्थित है। करणी माता का मंदिर देसनोक में है, परंतु बीकानेर देसनोक में है। अगला है, करणी माता का मंदिर मेला वर्ष में 2 बार भरता है। तो ये सही है। करणी माता का जन्म विक्रम संवत 1444 की आसोज सुदी सप्तमी को सुबाप नाम गांव में चारणों के घर में हुआ था। तो ये भी एकदम सही है। तो ये दोनों सही हैं, परंतु ये गलत है। करणी माता का मंदिर देसनोक बीकानेर में स्थित है, ना कि जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक नाट्य को नाट्यों का मेरू नाट्य कहा जाता है? तो लोक नाट्यों का मेरू नाट्य किसे कहता है? गवरी जो नृत्य होता है उसे लोक नाट्यों का मेरू नाट्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झलझूलनी एकादशी का पर्व कब आता है? अभी आने वाला है झलझूलनी एकादशी। आने वाला क्या है? झलझूलनी एकादशी जा चुकी है। तो ये कब आता है? तो ये आती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी जो होती है वो झलझूलनी एकादशी, झलझूलनी 11 होती है। अगला क्वेश्चन है, कुंवारी कन्याएं गाय के गोबर से घर की दीवारों पर तथा दरवाजों पर फूल पत्ती तथा अन्य आकृतियां बनाकर संध्या के समय उनका पूजन करती है। ये कार्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, शाम के समय जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो घर के दरवाजों पर चित्रकारी गोबर से कुछ आकृतियां बनाती हैं शाम के समय, तो उसे सांझी पूजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो देखिए, जयपुर में स्थित जो आमेर दुर्ग है वो गिरी दुर्ग है। बिल्कुल, जयपुर का जो दुर्ग है वो गिरी दुर्ग है, पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इसे 1707 में मुगलों ने जीत कर इसका नाम मोमिनाबाद भी रखा था, बिल्कुल रखा था। आमेर दुर्ग का निर्माण राजा घोला राय ने 1150 में करवाया था। चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ दुर्ग राजस्थान के वेल्लोर कहलाता है। तो राजस्थान का वेल्लोर चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहलाता है। तो ये सभी कथन इसमें सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली की विशेषता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशु पक्षियों का जो चित्रण है वो बूंदी शैली का विशेषता है। बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्रों का अंकन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से रंग निर्माण का कार्य किसकी विशेषता है? तो प्राकृतिक रूप से जो रंग का निर्माण करते हैं वो बगरू प्रिंट इसकी प्रमुख विशेषता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग यहाँ किया जाता है। अगला है, तोरण पर सास द्वारा दूल्हे को आंचल से बांधने की रस्म को क्या कहा जाता है? तो तोरण पर जो सास दूल्हे को आंचल से बांधती है वो जेवड़ो यानी जो उसको नापा जाता है, जब दूल्हा तोरण पर आता है तो वो जेवड़ो कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो देखिए शिर का आभूषण तावीत बिल्कुल सही है, कान का आभूषण अंगोटिया बिल्कुल सही है, नाक का आभूषण टोंडा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, नाक का आभूषण टोंडा नहीं होता, गले का पंचलड़ी होता है। तो ये इसका राइट आंसर अगर देखें तो सी गलत उत्तर हो जाएगा। अगला है राजस्थान के भील आदिवासी समाज में प्रधानतः कौन सी बोली प्रचलित है। तो राजस्थान के जो भील आदिवासी हैं इनमें बागड़ी बोली सबसे ज्यादा प्रचलित है। अगला प्रश्न है भारतीय प्राचीन लीपमाला ग्रंथ नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। तो जो भारतीय प्राचीन लीपमाला है वो ग्रंथ गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी। बिस्त दोआब किन दो नदियों के बीच का भाग है। तो देखिए बिस्त दोआब है वो व्यास और सतलुज नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है, बिस्त कहलाता है, यानी व्यास और सतलुज। अगला प्रश्न है मांजोली द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो मांजोली द्वीप जो है वो असम राज्य में स्थित है, मांजोली द्वीप। अगला प्रश्न है सैंडल चोटी स्थित है। तो सैंडल चोटी कहाँ पर स्थित है। तो सैंडल चोटी है वो जो उत्तरी अंडमान है ना उसमें स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न है बगलिहार परियोजना भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। तो बगलिहार दुल्हस्ती ये सभी परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची में सुमेलित नहीं है पूछा है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो भाकर है वो भाकर कहाँ सिरोही बिल्कुल सही है, गिरवा कहाँ पर, गिरवा उदयपुर ये भी सही है, बागड़ कहाँ पर है, बागड़ बांसवाड़ा में बिल्कुल सही, बांगर कहाँ पर, बांगर इसमें दिया गया है जालोर, तो ये गलत हो जाएगा, बांगर जो है वो नागौर वाला क्षेत्र है, बांगर नागौर। तो इसका राइट आंसर देखें तो डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन हमें करना है। स्टेपी प्रकार की वनस्पति उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की विशेषता है। तो बिल्कुल सही है, जो स्टेपी प्रकार की वनस्पति है वो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की विशेषता है। नीम बबूल खैर व बहेड़ पतझड़ प्रकार की वनस्पति है, बिल्कुल इनके पत्ते गिरते हैं। धूल भरी आंधियां तथा लू का चलन शुष्क जलवायु प्रदेश की विशेषता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सिरोजम प्रकार की मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है। तो सिरोजम प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है वो जयपुर, अजमेर, नागौर और पाली क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री जल स्वावलंब अभियान का उद्देश्य को चिन्हित हमें करना है। इसका क्या उद्देश्य था। तो जल स्वावलंबी गांवों का विकास करना, बिल्कुल भूजल स्तर को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य था, और फसल पद्धति में बदलाव करना भी इसका उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर अगर देखें तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी का संचालन केंद्र सरकार की किस संस्था के अंतर्गत किया जाता है। तो काजरी संस्थान है कहाँ। तो जोधपुर में, और किस संस्था के द्वारा, ICAR के द्वारा ये संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, जिले और उनकी आकृति दी गई है। तो देखिए जो जैसलमेर का जिला है वो उसकी आकृति क्या है, अनियमित बहुभुज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसकी जो आकृतियां हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसलमेर की आकृति अनियमित बहुभुज है, सीकर की अर्धचंद्राकार है, अजमेर की जो त्रिभुजाकार और दौसा की धनुष के समान। तो ये चारों सही है। जैसलमेर की अनियमित बहुभुज, सीकर की अर्धचंद्राकार, अजमेर की त्रिभुजाकार और दौसा की धनुष के समान आकृति है। तो ये सभी विकल्प इसमें सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार पशु संपदा की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे ज्यादा पशु संपदा अगर देखें तो सबसे ज्यादा बकरी, गोवंश, भैंस और भेड़। तो इसमें ये सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम बेसिन के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान के कितने जिले आते हैं। तो टोटल 14 जो 14 जिले हैं वो पेट्रोलियम बेसिन के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। तो देखिए हमने पिछले भी वीडियोस में देखा है, जनसंख्या वृद्धि दर जिसकी न्यूनतम रही है वो श्री गंगानगर की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है।
अगला क्वेश्चन है, श्री गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश वर्ष के उपलक्ष्य में किस पर्यटन स्थल का सौंदर्यीकरण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जो गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ है वो उसका ये सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए भीलों के घर टापरा या कू कहलाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम थी उसमें आया था कि भीलों का घर क्या कहलाता है, उनके मुखिया को क्या कहते हैं, तो ये क्वेश्चन आया था। तो भीलों के घर टापरा और कू कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। भीलों का गांव का मुखिया पालवी, तद्वी तथा सभी गांवों की पंचायत का मुखिया गमेती कहलाता है, एकदम सही है। भीलों की भाषा बागड़ी या भीली कहलाती है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी प्रस्तावना में निहित गणराज्य का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन इंगित नहीं करता है? पूछा है गणराज्य का मतलब क्या होता है कि राज्य का मुखिया हमेशा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है। बिल्कुल मतलब हमेशा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, न कि एक व्यक्ति में। बिल्कुल गणतंत्र गणराज्य का मतलब ये है कि सभी में संप्रभुता निहित है। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के नागरिक के लिए खुले हैं, एकदम सही। गणराज्य का मतलब यही होता है। परंतु जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी की मान सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब आप जाति, रंग, लिंग भेदभाव के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना किसी नागरिक के प्रति समान व्यवहार किया जाएगा, तो ये इसमें गणराज्य का मतलब इंगित नहीं करता है। प्रस्तावना में जो गणराज्य है इसकी तरफ ये इंगित, गणराज्य मतलब आप किसी को चुनकर किस नेता बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो देखिए जो मूल अधिकार हैं उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। ये अधिकार औचित्यपूर्ण होते हैं, तो ये एकदम सही है, इनमें औचित्यपूर्ण होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इनसे वंचित किया जा सकता है। बिल्कुल आपातकाल अगर लागू है तो इनसे वंचित किया जा सकता है। ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है जिनका उल्लेख भाग 4 में है, तो ये सही है। तो सही उत्तर अगर देखें तो 2, 3 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक उद्देश्य उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जा सकता है? तो ये कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो अधिकार परीक्षा है वो उच्च और उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अधिकार परीक्षा 5 रीट होती हैं ये देखिए, तो इसमें अधिकार परीक्षा हमें ये अधिकार मिलता है कि हम ये कार्य कर सकते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो देखिए 36 से 51 है नीति निर्देशक तत्व आते हैं। 36 से लेकर के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। निम्नलिखित में से किस संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है? तो पंचायती राज व्यवस्था का संबंध अनुच्छेद 40 से है। अगला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा की गई थी? तो देखिए जो बलवंत राय मेहता समिति है उसके द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी, बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अवधि तक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो सबसे ज्यादा अवधि तक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा जी रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? तो देखिए राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? तो यशोदा देवी जी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक रही हैं।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथनों कूट को सही उत्तर को चुनना है हमको। राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते की समेकित निधि के द्वारा किए जाते हैं। तो देखिए ये अगर देखें तो ये एकदम सही है कि जो राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते हैं राज्य की समेकित निधि द्वारा संचालित किए जाते हैं। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का उद्घाटन हुआ। तो ये गलत हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, बिल्कुल नहीं, राज्यपाल द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा। उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल का पद धारण कर सकता है। तो ये सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर अगर देखें तो 1 और 4, ऑप्शन नंबर बी। मुख्य सचिव की सेवा अवधि क्या है? तो देखिए मुख्य सचिव की जो सेवा अवधि है वो कितने वर्ष की होगी? तो मुख्य सचिव की सेवा अवधि निश्चित नहीं होती है, वो कितने भी मतलब वर्ष की हो सकती है मुख्य सचिव की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का हमें चयन करना है। पहला दिया गया है, इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है, गलत है। अगला है, ये है आयोग किसी न्यायालय के मानवाधिकारों से संबंधित लंबित कार्यवाही में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप कर सकता है। तो बिल्कुल कर सकता है। कौन? जो कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष को पुनर्नियुक्ति किया जा सकता है। जी नहीं, उन्हें पुनर्नियुक्ति नहीं प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर अगर देखें तो सिर्फ 2 नंबर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ। तो ये तो सही है। यह एक सांविधिक व स्वायत्त शासी निकाय है। तो ये भी एकदम सही है। तो आपको सही भी याद रखना है। इसके आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष और 68 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो तक होती है। जी नहीं, राजस्थान राज्य सूचना आयोग की अवधि ये गलत उत्तर हो जाएगा इसका सी। ये 2 सही हैं परंतु इसमें ये गलत होगा। राजस्थान के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? MD कोरानी। तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो किस प्रकार हटाया जा सकता है इसे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किए जाने की प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, दशमक गुलाब की खेती किसे चैती गुलाब भी कहा जाता है? राजस्थान के किस जिले में की जाती है? तो राजसमंद जिले में चैती गुलाब की खेती की जाती है जिसे दशमक गुलाब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लिफ्ट नहर दी गई है और इसमें लाभान्वित जिले दिए गए हैं। पहला है कंवर सिंह लिफ्ट नहर जिसे लाभान्वित जिले हैं गंगानगर, बीकानेर, बिल्कुल सही। पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर बीकानेर और जोधपुर। तो जोधपुर बीकानेर और जोधपुर नहीं, बीकानेर और नागौर इससे लाभान्वित जिले हैं, बीकानेर और नागौर। अगला है करणी सिंह लिफ्ट नहर बीकानेर और जोधपुर, सही है। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर बीकानेर और जोधपुर और जैसलमेर। तो ये आपको याद रखना है। कंवर सैन लिफ्ट नहर गंगानगर बीकानेर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर बीकानेर और नागौर, करणी सिंह लिफ्ट नहर बीकानेर और जोधपुर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, खेसला उद्योग के लिए राजस्थान का कौन सा गांव विख्यात है? तो खेसला उद्योग के लिए जो लेटा गांव है वो बहुत प्रसिद्ध है। लेटा गांव कहाँ पड़ता है? जालोर जिले में लेटा गांव पड़ता है, जालोर में। अगला प्रश्न है, मरु विकास कार्यक्रम है। तो मरु विकास कार्यक्रम क्या है? केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है मरु विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल यानी HBNC के लिए सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? कौन से जिले को? तो सीकर जिले को इससे सम्मानित किया गया।
राजस्थान के किस जिले में हाईटेक प्रिसिजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है? तो राजस्थान के जो धौलपुर जिला है उसमें हाईटेक प्रिसिजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है, धौलपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्री है गढ़ेपान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले को दूसरा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान करौली को मिला है। फर्स्ट अगर देखें तो फर्स्ट जैसलमेर जिले को इसमें प्राप्त हुआ है, जैसलमेर पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, अब राजस्थान के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क आईपीडी उपचार योजना का नाम क्या होगा? तो इसका जो आईपीडी निशुल्क आईपीडी है उपचार योजना, इसका मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी योजना इसका नया नाम होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन रूडा के बारे में सही नहीं है पूछा है? तो रूडा क्या है? इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, बिल्कुल सही। यह प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देता है, ये गलत है, रूडा का ये कार्य नहीं है। यह 3 उप क्षेत्रों चमड़ा, ऊन और लघु खनिज के अंतर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करता है, बिल्कुल सही है। इसे ब्लू कोटा, डोरिया और सांगानेर बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जैसी शिल्प कलाओं के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत भौगोलिक संकेतक पंजीकरण प्राप्त किया गया है। तो ये रूडा का कार्य है, रूडा इनसे संबंधित करता है, परंतु ये शहरी क्षेत्र में नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन पूछा है, राज्य में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई। तो एकदम सही है, आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019। अगला है, राज्य में वर्तमान में सौर ऊर्जा 142 मेगावाट की उत्पादन क्षमता विद्यमान है, बिल्कुल सही है। मोक्ष कलश योजना राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित की गई थी, ये भी एकदम सही है। तो सभी कथन इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा से संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो राजस्थान में मनरेगा की शुरुआत जैसलमेर जिले से हुई थी, ये ही गलत हो जाएगा, जैसलमेर से नहीं होती है। 1 अप्रैल 2008 को इसे संपूर्ण राज्य में लागू किया गया, एकदम सही। राजस्थान के अकाल प्रभावित जिलों में 150 दिनों का रोजगार दिया जाता है, ये भी सही है। 2020 में राजस्थान में मनरेगा में सर्वाधिक रोजगार दिवस सर्जित कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर अगर देखें तो कौन सा कथन गलत था? तो सिर्फ 1 नंबर गलत है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव बाड़ी योजना का संबंध है? केशव बाड़ी योजना का संबंध किससे है? केशव बाड़ी योजना जो आदिवासी भूमि विकास जीविकोपार्जन के जो साधन है ना, उनसे संबंधित है केशव बाड़ी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे तापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट होते हैं जिनका उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या अधिक है एवं प्रति इकाई उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से अधिक न हो। और सेकंड दिया गया है, बाड़मेर स्थित कपूरड़ी जालिपा एवं भादेसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। तो देखिए इसमें कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन की पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन यानी ऑपरेशन आरंभ किया था? तो ये क्या था? फरवरी 1999 में ये कार्य आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है? तो प्रकाश में सबसे तेज गति से निवर्त यात्रा करता है। अगला क्वेश्चन है, किस द्रव में एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो देखिए थकान का अनुभव करने लगती हैं, कौन सा द्रव एकत्रित हो जाता है मांसपेशियों में? तो लैक्टिक एसिड है वो थकावट का प्रमुख कारण है। मुर्गियों में होने वाला संक्रामक कोराइजा रोग निम्न में से किन से संबंधित होता है? तो जीवाणु रोग है ये, कौन सा? कोराइजा। किस में होता है? मुर्गियों में। अगला है, अंडे की अंडपीत में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है जबकि अंडे के एल्यूमिन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो एल्यूमिन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, यानी वाइट पार्ट और येलो पार्ट दोनों।
हीमोग्लोबिन रक्त कण रंजन द्रव्य में यह धातु समाविष्ट होती है। कौन सी धातु? हीमोग्लोबिन में लोहा समाविष्ट होता है। अगला है पढ़ने का शीशा क्या है? तो जिससे देखिए पढ़ने का शीशा उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे ज्यादा हीरा, सीसा, टंगस्टन और लोहा। सबसे ज्यादा जो कठोर तत्व है वह है हीरा, डायमंड। अगला क्वेश्चन है खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाना पकाने वाले रासायनिक सोडा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। विटामिन ए को के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन ए को किस नाम से जानते हैं? तो रेटिनोल के नाम से विटामिन ए का जो होता है रेटिनोल। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल के कारण ऊपरी सतह जो गर्म होती है वो क्या होती है? वो ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के कारण ही होती है। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो मोतियाबिंद के इलाज के लिए लेटनोप्रोस्ट जो दवा होती है इसका प्रयोग किया जाता है। दर्पणकारों का हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। तो दर्पणकारों का हेडलाइट में प्रयोग कौन से दर्पण का? अवतल लेंस का हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। इथेनॉल गैस का स्वाद थोड़ा होता है, कैसा होता है? इथेनॉल गैस का स्वाद मीठा होता है, थोड़ा मीठा होता है इथेनॉल गैस। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है पूछा है? यह एक इलास्टोमोर है, बिल्कुल सही है, इलास्टोमोर है। कौन? प्राकृतिक रबर। यह सिस आइसोप्रीन का एक मोनोमर है, तो ये गलत हो जाएगा इसका। तो सही उत्तर अगर देखें तो बी, प्राकृतिक रबर कोलोप्रीन का एक बहुलक पॉलीमर है, तो ये सही है। इसके गुणों के सुधार लाने के लिए सल्फर यौगिक के साथ गर्म किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर बी। जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को मानांकित करने का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जल वाष्प पर थर्मामीटर को मानांकित करने का उपकरण है हिप्सोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सीडी ऑडियो व वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान दिखाई देती है। इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इसकी व्याख्या देखिए, हम सीडी को देखते हैं तो बिल्कुल रेनबो की जैसे दिखती है। तो ये परावर्तन और विवर्तन की प्रघटनाओं के कारण ये ऐसा ही दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह गैस जिसका उपयोग धातुओं के वेल्डिंग के लिए किया जाता है, तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का प्रयोग जो धातु में हम वेल्डिंग कर देखते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा कम उत्कर्मणीय होगा? तो कम उत्कर्मणीय कौन सा होगा? स्थिर ताप जो संपीड़न है वो कम उत्कर्मणीय होगा। वायु किरणों का वेग कितना होता है? तो वायु किरणों का वेग जो होता है वो होता है देखिए ये इसमें गलत हो गया, 3 × 10⁸ है मीटर प्रति सेकंड इनकी वायु किरणों का वेग होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नोबेल का तेल कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो नोबेल का तेल किसे कहते हैं? नोबेल का तेल कहते हैं जो TNG है उसे नोबेल का तेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा मस्तिष्क कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो जो क्वांटम कंप्यूटर है वो सबसे तीव्र और सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन है कथन को असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला दिया गया है वेल में जीभ स्थिर होती है, बिल्कुल सही। वेल में लाल ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, बिल्कुल सही है। लेप्रो वेल और चूहे में गोल ब्लेडर अनुपस्थित होता है, एकदम सही है। अगला है मनुष्य की भांति खरगोश में भी सिक्कम एक अवशेष अंग है, गलत है। मनुष्य की भांति खरगोश में सिक्कम अवशेष नहीं पाया जाता। तो सही उत्तर देखें तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि पानी पर दाब बढ़ा दिया जाए और उसे उबलने के लिए यदि पानी का दाब बढ़ा दिया जाए और इस तरह उबलेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? तो उच्च ताप पर यह उबलता है, सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर।
अगला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल इंजन में एथेनॉल का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। वह संख्या ज्ञात करो जो अन्य 3 से भिन्न है। तो देखिए इसमें देखें आपको अगर इसका फॉर्मूला देखें, ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें पहली संख्या दी गई है 12,336, तो इसमें मल्टीप्लाई करें तो 12 × 3 अगर करके देखते हैं तो 36 आता है। ठीक है, अगर देखते हैं यही फॉर्मूला सब पे लागू होता है क्या। आगे है 12 मल्टीप्लाई अगर 4 करके देखें तो कितना आता है 48। हाँ, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। ठीक है, ये भी सही हो गया, ये भी सही, ये भी सही। वहीं अगर 12 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या आता है 56 आता है, नहीं 60 आता है। 12 को मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे तो 60 आता है, तो ये गलत हो जाएगा। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 60 आता है, ना कि 56। तो ऑप्शन नंबर ए। ये लास्ट वाला भी देख लेते हैं। अगर 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 6 तो 72, तो सही है ये भी। तो राइट आंसर इसका होगा सी। रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है लड़कों की एक पंक्ति के में विजय बाएं छोर से 10वें नंबर पे है। अगर बाएं छोर से ऐसे देखें 10वें 10th नंबर पे है, और विक्रम दाएं छोर से 7वें नंबर पे है, इधर से 7वें नंबर पे है। अगर विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के और हैं, तो देखिए सिंपल सा है। टोटल विजय कौन से नंबर पे है 10वें पे, फिर दाएं छोर से वो 7वें नंबर पे है। टोटल कितने बीच में लड़के हैं तो 11 हैं, तो सबको टोटल कर दो, कितने आएंगे। तो सबको टोटल करने पर कितने आते हैं कि 28 टोटल उसमें बोले पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो 28 लड़के हैं टोटल पंक्ति में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि विच्छेद करना है। हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। स्वागत का संधि विच्छेद करना है। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस आगत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संधि कौन सी है, तो ये यण संधि है, यण स्वर संधि, यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलधारा में समास है। तो जलधारा में समास कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा ना। जलधारा में जल की धारा आया है बीच में की, तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से चोर का पर्यायवाची क्या है। तो देखिए चोर का पर्यायवाची होता है कुंभिल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीपक मैदान में दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। तो दीपक मैदान में दौड़ रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है, अकर्मक क्रिया है, मैदान में दौड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो बोलने वाले के लिए उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष सर्वनाम बोलने वाला। बहाव शब्द में प्रत्यय लगा है, तो बहाव में कौन सा, आव, बहाव, आव प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, नीचे दिए गए विकल्प में एक शब्द का चयन करना है। तो अपने पद से हटा दिया गया है उसे क्या कहते हैं, विस्थापन। पद से हटाए जाने को विस्थापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुद्ध शब्द क्या होगा, प्रदर्शिनी, प्रदर्शनी। तो देखिए ये शुद्ध हो जाएगा, प्रदर्शनी ऐसे लिखा जाता है, प्रदर्शनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है पूछा है। तो भाववाचक संज्ञा दानवता भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल भातृत्व भी है और जुब्दी है, परंतु सिलाई भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। सिलाई में भावना कहाँ से होंगी। नेक्स्ट है भारत सरकार के मंत्रालयों के बीच परस्पर पत्र व्यवहार के लिए कैसा पत्र होगा। तो देखिए जो ये इसे क्या बोलेंगे हम, जो कार्यालय के लिए प्रयोग किया जाता है, कार्यालय ज्ञापन इसे हम कहेंगे, जो कि मंत्रालय के बीच परस्पर होता है। फिर इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इसमें करेक्ट टेंस हमें पता करना है। शी कुड नॉट मैरी द पर्सन ऑफ हर चॉइस। तो ये कौन सा टेंस होगा, तो शी कुड नॉट मैरी टू पर्सन टू हर चॉइस। तो ये अगर देखें तो सिंपल पास्ट टेंस इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस दिया गया है। इस समय वर्षा कहाँ हो रही होगी। इसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वेयर विल इट बी रेनिंग एट दिस टाइम। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, वेयर विल बी रेनिंग एट दिस टाइम। नेक्स्ट है चूज द हिंदी ट्रांसलेट ऑफ द गिवन।
सेंटेंस तो गेजिटेड हॉलीडे दिया गया है। गजिटेड हॉलीडे इट मीन्स राजपत्रित तो जो छुट्टी होती है वो गजिटेड यानी गजिटेड ऑफिसर होता है, गजिटेड हॉलीडे होते हैं तो राजपत्रित छुट्टी। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन दी गई है। द कस्टमर स्मैश्ड हिज फीस्ट डाउन द टेबल, तो इसमें क्या आएगा, तो देखिए द कस्टमर स्मैश्ड हिज फीस्ट डाउन अगेंस्ट द टेबल, मतलब उसने मुट्ठी कहाँ, टेबल पे मारी, यानी फिस्ट का मतलब क्या होता है, मुट्ठी, तो अगेंस्ट द टेबल। अगला क्वेश्चन है चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। द लिटिल गर्ल सेड टू हर मदर डिड द सन राइज इन द ईस्ट, तो इसको डायरेक्ट स्पीच में करें तो कैसे कहेगा, द लिटिल गर्ल आस्क्ड हर मदर इफ द सन रोज इन द ईस्ट। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो सही उत्तर द लिटिल गर्ल आस्क्ड हर मदर इफ द सन रोज इन द ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम ऑप्शन ऑफ द प्रेज गिवन बिलो। प्रेज दी गई है, ए कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल केप्ट इन कैपिटिविटी फॉर एग्जीबिशन, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे क्या, मनाजरी, मतलब जंगली जो जानवर होते हैं उनको पिंजरे में रखते हैं ना, जंगली पशुओं को, इन्हें मनाजरी कहते हैं। एक शब्द में, एक वर्ड में, द कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल केप्ट इन कैपिटिविटी फॉर एग्जीबिशन के लिए, तो मनाजरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज पर दिखने वाले किस पर क्लिक किया जाता है जो तो अन्य डॉक्यूमेंट खुलता है, तो किस पर क्लिक करेंगे तो अन्य डॉक्यूमेंट खुलेंगे, तो किस पर क्लिक करोगे, तो वेब पेज को दिखने के लिए हाइपर जो लिंक होता है उस पर क्लिक करने पर डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। अगला है कितनी बिट्स में एक बाइट होता है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कितनी बिट में एक बाइट होता है, तो 8 बिट के बराबर एक बाइट होता है। अगला प्रश्न है ग्राफिक डेस्कटॉप वातावरण को प्रयोग तथा संगठित करने वाले पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे विंडोज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर को बूट करने से क्या आशय है, कंप्यूटर को बूट करते हैं ना, उसे क्या करेंगे, तो इसे ऑन किया जाता है, मतलब कंप्यूटर को बूट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 10 में इस्तेमाल एक तकनीक है जिसकी मदद से आप अपनी स्क्रीन को दूर दराज की स्क्रीन मॉनिटर पर वायरलेस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, स्क्रीन कास्ट कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज आप MS वर्ड में किसी भी वर्ण की घात जैसे कि x की पावर टाइप करना चाहते हैं तो किस विकल्प को चुनेंगे, तो हम किसको चुनेंगे पावर के लिए, जैसे x की पावर 4, x की पावर 5, ऐसे पावर लगाते हैं ना, तो सुपर स्क्रिप्ट जो होती है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है RFID का पूर्ण रूप क्या है, तो RFID का जो रूप है वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है डाटा संचरण की गति को मापने के लिए आमतौर पर किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो बिट्स प्रति सेकंड का प्रयोग इसमें किया जाता है डाटा संचरण को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार क्या है जो पढ़ता और वास्तविक समय के संदर्भ में प्रतिक्रिया भी करता है, तो रियल टाइम प्रणाली जो होती है, रियल टाइम सिस्टम होता है, ये एक वास्तविक समय के संदर्भ में प्रतिक्रिया करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा किसका निर्माण नहीं किया जा सकता, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है, और किसका, मेमो का भी किया जाता है, टर्म पेपर का भी, परंतु प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है उसमें नहीं निर्माण किया जा सकता। MS वर्ड में किया जा पावर पॉइंट में किया जाता है प्रेजेंटेशन। अगला है प्रदेश में शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स के उत्थान के लिए कौन सी योजना लागू करने की घोषणा बजट 2024-25 में की गई, तो प्रधानमंत्री जो स्वनिधि योजना है उसकी घोषणा की गई है स्ट्रीट वेंडर्स। प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो विवेक कुमार देवांगन को प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान किसे दिया गया है? तो फोर्ब्स में जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ना, उन्हें इसकी कमाई करने में प्रथम स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, एसोचैम द्वारा दूसरे वैश्विक आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन 17 अप्रैल 2024 को कहाँ किया गया था? तो न्यू दिल्ली में ये किया गया था एसोचैम द्वारा। अगला प्रश्न है, बाड़मेर से कच्छ तक 490 किलोमीटर लंबा वाटरवे बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने किसकी अध्यक्षता में नदी परिवहन की राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया? तो किसकी अध्यक्षता में किया था? अभय कुमार की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, इंपॉर्टेंट है, किसे प्रदान किया गया? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, गौरव पांडे को ये दिया गया राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जिसे 27 जून 2024 को नियुक्त किया गया, किसे? गंगाराम मूलचंदानी को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा अप्रैल 2024 में जारी विश्व जनसंख्या समिति 2024 रिपोर्ट में भारत के किस आयु वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 15 से जो 64 वर्ग की आयु वर्ग है वो सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न है, अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी लीडरशिप प्रोग्राम में चयनित कीर्ति अरोड़ा का संबंध किस जिले से है? तो कीर्ति अरोड़ा स्टेट जो पेन स्टेट यूनिवर्सिटी लीडरशिप प्रोग्राम में गई अमेरिका में, वो कौन से जिले से थी? अलवर जिले से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल पार्श्व गायिका जिनका 1 मई 2024 को निधन हुआ, कौन? उमा रामानन। तो देखिए ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं मॉडल टेस्ट पेपर के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही जुड़े रहिएगा। तो फिर मिलते हैं हम एक नए मॉडल टेस्ट पेपर के लिए साथ। जय हिंद, जय भारत।